हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी SSC MTS का एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी 30/9/2024 से इसका एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें टोटल 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम जो है वो हुआ है, जिसमें आज हम लोग तीनों शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन को एनालिसिस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं आगे के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि मैला आंचल की रचना किसने की थी। इसमें आपका सारे चीज़ों से जो है ना क्वेश्चन को कवर अप किया गया है ना। तो देखिए, मैला आंचल की रचना जो है वो आपके फणीश्वर नाथ रेणु ने की थी। तो याद रखिएगा ना, यहाँ पे नू छूट गया है, यहाँ पे रेणु होगा ना। चलिए वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेहमदिन खल्लम किस राज्य का नृत्य त्यौहार है, बताइए। तो जी हाँ, ये आपका मेघालय भारत का एक नृत्य त्यौहार है ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि H2SO4 का रासायनिक सूत्र क्या है। ये आपका बहुत ईजी है। तो जी हाँ, H2SO4 का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जी हाँ वो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं, H2SO4 बोलते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई खो-खो 2023 के विजेता कौन है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप बहुत अच्छे से जरूर रिविजन किए होंगे। तो जी हाँ वो है आपका भारत ना। चलिए वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर मुथुकुलम्मन, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये आपका आर मुथुकुलम्मन होता का संबंध किस नृत्य से है। तो जी हाँ, तो आर मुथुकुलम्मन का संबंध जो है वो आपका भरतनाट्यम से है। वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो जी हाँ, ये आपका अनुच्छेद 51A में दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणेश रथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो जी हाँ, गणेश रथ मंदिर जो है वो आपका महाबलीपुरम में स्थित है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो जी हाँ, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो है वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2023, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा ये 28 हो गया है, 2023 में रॉयल चैलेंज बैकलॉग, यहाँ पे गलत हो गया, बैकलॉग होगा ना। बैकलॉग की कप्तान कौन थी। तो जी हाँ, इसकी कप्तान जो थी वो आपकी स्मृति मंधाना थी। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जी हाँ, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो है वो आपका NaCO3 होता है। 1/10/2024 के जितने भी क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, उसके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को साथ साथ उसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो मैच करेगा। तो सारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि बाबर का शासनकाल क्या था। तो जी हाँ, अगर हम लोग बाबर के शासनकाल की बात करते हैं तो वो आपका था 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक। चलिए इसके बारे में रिलेटेड फैक्ट्स को जानते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो 1526 की, तो 1526 में बाबर बनाम इब्राहिम लोदी के बीच जो है वो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो याद रखिए कि बाबर बनाम इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम युद्ध कौन सा हुआ था, तो वो था आपका पानीपत का युद्ध। कब हुआ था, 1526 में हुआ था। साथ ही साथ दौलत खान लोदी ने 1526 में बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ये भी याद रखिए कि कब उसने आमंत्रित किया था। साथ ही साथ बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध 1526 में बाबर बनाम इब्राहिम लोदी के बीच जो है वो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये आपका रिपीटेड हो गया, लेकिन इसको आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ खनवा के युद्ध की बात करते हैं तो खनवा का युद्ध जो है वो आपका 1526 में बाबर बनाम राणा संगा के बीच हुआ था। ये युद्ध आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस युद्ध में जो आपको उपाधि धारण की गई थी ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस युद्ध के बाद जो है वो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी, गाजी की। कब धारण की थी, 1527 में। किसके युद्ध में की थी, तो वो है आपका खनवा के युद्ध में की थी। साथ ही साथ अगर हम लोग दूसरा युद्ध देखते हैं जो है आपका चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी का युद्ध जो है वो आपका 1528 ईस्वी में हुआ था। बाबर बनाम मेदिनी रॉय के बीच हुआ था, और इस युद्ध के बाद बाबर ने बादशाह की उपाधि जो है वो धारण की थी। ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिविजन जरूर कर लीजिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि किसके नेतृत्व में ठगों का दमन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग ठगी प्रथा की बात करते हैं तो ठगी प्रथा को दबाने के लिए भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग और उसके मुख्य कप्तान विलियम हेनरी स्लीमन ने मिलकर काम किया। याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में कुछ चीज़ों को जानते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं विलियम हेनरी की, तो विलियम हेनरी स्लीम 1835 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने ठगी एवं डकैती विभाग बनाया। किसने बनाया, तो जिन दो लोगों ने बनाया उसका नाम याद रखिएगा। साथ ही साथ कब बनाया, तो 1835 को बनाया। और विलियम हेनरी स्लेमन को इसका अधीक्षक भी बनाया, याद रखिएगा ना।
वही ठगों के लिए जबलपुर में एक विशेष जेल की भी स्थापना की गई है। कहाँ पे की गई है? जबलपुर में ना। वही तीसरा क्वेश्चन है आपके पास कि सौरभ गांगुली ने जीत का जश्न मनाने के लिए किस मैदान में अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई थी? बताइए। तो जी हाँ, याद रखिए कि वो मैदान आपका था लॉर्ड्स के मैदान पर ना। बात करते हैं 13 जुलाई 2002 को। तो 13 जुलाई 2002 को इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह की जादुई पारी के दमन पर जो है वो भारत ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को हराकर 10 विकेट सीरीज पर कब्जा किया था। याद रखिएगा, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बनारस घराने से कौन संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो जी हाँ, बनारस घराने से संबंधित जो है वो आपका राजन एवं साजन मिश्रा है। चलिए इनके बारे में कुछ चीज़ों को जानते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं राजन और साजन मिश्रा की, भारतीय शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के गायक थे, याद रखिएगा ना। और इन्हें 2007 में जो है वो आपका पद्म भूषण मिला था। क्या मिला था? पद्म भूषण। कब मिला था? 2007 में मिला था। साथ ही साथ संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1997 में संयुक्त रूप से किया गया और आपका 1994 से 95 के लिए गंधर्व राष्ट्रीय पुरस्कार और 14 दिसंबर 2012 को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2011-12 से भी सम्मानित किया गया। ये सारा टॉपिक आप याद रखिएगा, बहुत रिलेवेंट टॉपिक है आपका ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में किस नृत्यांगना को पद्मश्री मिला? बताइए। तो जी हाँ, 2024 में जिन्हें पद्मश्री मिला वो थे आपके आर मुथुकुलम्मन। देखिए इनके बारे में हम लोग कल भी स्टडी किए थे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नलिनी कमलिनी अस्थाना निम्नलिखित में से किस कला शैली से संबंधित है? तो जी हाँ, ये जिस कला शैली से संबंधित है वो है आपका कथक नृत्य। इनके बारे में कुछ फैक्ट को जानते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं नलिनी कमलिनी की, तो नलिनी कमलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कला और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला भारत का एक प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार है। साथ ही साथ वर्ष 2022 में भारत सरकार ने मुथुकुलम्मन को सधीर नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से आणविक द्रव्यमान किसका होगा? तो जी हाँ, आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ये आपका अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है HCl और NaCl। देखिए इसका यूपैक नेम आपको इसमें दिया गया था क्वेश्चन में। तो यूपैक नेम की अगर बात करते हैं तो देखिए CH3 CH2 और 18 CH3 जो है वो आपका एक अप्रोक्सीमेट है ना, ये आपका कंफर्म क्वेश्चन नहीं है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑक्टेन का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? तो जी हाँ, आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम जो है वो आपका सोडियम क्लोराइड होता है। देखिए अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो सोडियम क्लोराइड को नमक या फिर बोल सकते हो लवण के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ यह एक आणविक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र जो है वो आपका NaCl होता है। चलिए इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इसमें क्रमशः 22.99 और 35.45 ग्राम पर मोल के मोलर द्रव्यमान के साथ जो है वो आपका सोडियम और आयनों का अनुपात जो है वो आपका 1:1 होता है। यही आपका क्वेश्चन जो है वो बन करके आया है। इस तरह से क्वेश्चन आपका नेक्स्ट शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो जी हाँ, मोहिनी अट्टम को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, मोहिनी अट्टम ना, जो आपके दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है ना। याद रखिएगा कहाँ का? तो वह है आपका दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का ना। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति जो है वो आपका 16वीं शताब्दी में मानी जाती है, इसे याद रखिएगा। साथ ही साथ इसमें ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है आपका कि डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी। ये आप याद रखिएगा ना। कौन थी जो आपका मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी? तो वो थी आपकी डॉक्टर सुनंदा नायर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोवा में पुर्तगाली से जीतने पर कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो जी हाँ, वो है आपका बोंडेरम फेस्टिवल। कौन सी फेस्टिवल मनाते हैं? बोंडेरम फेस्टिवल। चलिए इसके बारे में अगर बात करते हैं तो बोंडेरम फेस्टिवल जो है वो आपका गोवा का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो आपका शांत द्वीप त्योहार पर बनाया जाता है और इसके दौरान पूरा द्वीप जो है वो नृत्य करता है, संगीत और भोजन के साथ जीवंत उठता है ना।
याद रखिएगा। तो बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो प्लीज़ क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो मिल सकते हैं और आने वाले क्वेश्चन भी मैच कर सकते हैं। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। इससे पहले का क्वेश्चन जो है वो आपका बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके आप संपूर्ण वीडियो को स्टडी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास कि समुद्र में पानी भरने पर आसपास के पेड़ पौधे जो है वो मुरझा जाते हैं, क्यों? When the sea is flooded, the surrounding trees and plants wither. Why? तो जी हाँ, इसका रीज़न क्या होता है कि इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बेसिक इसमें क्या होता है कि नमक का प्रभाव, ऑक्सीजन की कमी, पौधों और जल भराव, पोषक तत्वों की संतुलन ना, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। देयर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस। साइड इफेक्ट होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, वाटर लॉगिंग ऑफ प्लांट्स होता है और बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, चलिए इसमें आप कुछ तथ्यों को जानते हैं। जैसे इसमें आप याद रखिएगा कि नमक का प्रभाव जो है वह आपका समुद्र का पानी जो है वो खारा होता है जिसमें नमक होता है। जब यह पानी भूमि में घुसता है तो यह मिट्टी में नमक की मात्रा जो है वो बढ़ा देता है, जो पौधों के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। और अधिक नमक पौधों की जड़ों द्वारा जल और पोषण तत्वों का अवशोषण जो है वो कम कर देता है, जिसके कारण ऐसा होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासक में आया था, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया कम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन? तो जी हाँ, वो समय था आपका 1858 का। चलिए विस्तार से समझते हैं। तो इसमें आप याद रखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप पर अंग्रेजों द्वारा क्राउन रूल या बोल सकते हो प्रत्यक्ष नियम 1858 से लेकर के 1947 तक जो है वो बना रहा था, यानी कि आज़ादी के समय तक बना रहा था। वहीं इसका नेक्स्ट टॉपिक आपको याद रखने वाला है कि ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्र को ब्रिटिश भारत कहा जाता था और आपका स्वदेशी शासकों के अधीन क्षेत्र को रियासतों के रूप में जाना जाता था। वहीं 1858 में क्या था कि इसमें आपका दो हिस्सा था ना। पहला था आपका निचला वर्मा ब्रिटिश भारत का हिस्सा था और दूसरा था आपका ऊपरी वर्मा जो आपका 1886 में था ना, में इसका जो है वो हिस्सा बना था। याद रखिएगा ना, इसके दो हिस्सा था। निचला हिस्सा जो था वो आपका 1858 में बना था और ऊपरी हिस्सा जो था आपका 1886 में बना था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसराय के रूप में प्रतिस्थापित किया गया ना, यानी हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिप्लेस्ड एज वायसराय बाय लॉर्ड माउंटबेटन इन 1947? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो था आपका लॉर्ड बेबल। चलिए इनके बारे में, अगर बेबल के बारे में जानते हैं तो याद रखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं जून 1943 से लेकर के फरवरी 1947 तक ना भारत में कई गवर्नर जनरल रहे, जिसमें अगर 1941 की बात करते हैं तो बेबन को ब्रिटिश भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया और वर्मा मलेशिया और डच इंडीज में संबंध बलों के सुप्रीम कमांडर के रूप में कार्य किया ना। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में लॉर्ड बेबन को भारत के वायसराय के रूप में प्रतिस्थापित किया। वे भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा कि अंतिम वायसराय कौन था और भारत के पहले स्वतंत्र गवर्नर जनरल कौन था ना, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? वीदर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो जी हाँ, ये आपका कर्नाटका में स्थित है ना। चलिए अगर हम लोग वीदर फोर्ट यानी वीदर किला के बारे में बात करते हैं तो इसका आकार जो है ना वो आपका आयताकार है। साथ ही साथ वीदर किला जो है वो आपका वीदर कर्नाटक भारत में एक किला है ना। और आपका अगर यहाँ पे बात करते हैं 1427 में बहमनीद राजवंश में सुल्तान अहमद शाह एक ने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से बीदर में स्थानांतरित कर दिया था। याद रखिएगा ना, कब किया था वो आपको डेट याद रखना है ना। वहीं और एक किले और विभिन्न प्रकार के इस्लामी संरचनाओं का निर्माण भी जो है वो किया था। साथ ही साथ बीदर के किले में लगभग 30 स्मारक हैं। कितने स्मारक है? 30 स्मारक है ना। वहीं 2014 की बात करते हैं तो 2014 में यूनेस्को ने संभावित विश्व धरोहर स्थल को अपनी अस्थायी सूची में परिसर को जोड़ा है। ये क्वेश्चन आपका रिलेवेंट है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय अरविंद अडिगा? तो देखिए ये जो है ना इनके द्वारा लिखा गया
2-3 बहुत फेमस बुक है जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला आपके पास द वाइट टाइगर, दूसरा है लास्ट मैन इन टावर और चौथा है आपके पास एमनेस्टी। याद रखिएगा ये सारा जो है ना बुक के बारे में अगर हम लोग डिटेल्स में स्टडी करते हैं तो याद रखिएगा कि अरविंद अडिगा एक भारतीय लेखक हैं जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें द वाइट टाइगर जो है वो आपका अडिगा का पहला उपन्यास है। याद रखिएगा अडिगा का पहला उपन्यास है। पहला किताब कौन सा था, तो वो था आपका द वाइट टाइगर, जिसने 2018 में मैन बुकर पुरस्कार जीता। कब जीता इसने मैन बुकर पुरस्कार, तो वो समय था आपका 2008 का। याद रखिएगा क्वेश्चन आपका इसी समय से आया है ना। लास्ट मैन इन टावर जो है वो आपका अडिगा का दूसरा उपन्यास है। पहला उपन्यास और दूसरा उपन्यास दोनों आपको याद रखना है ना, जो मुंबई के एक अपार्टमेंट परिसर में निवासियों के जीवन के बारे में बताता है ना। इसे भी आप याद रखिएगा कि ये किससे रिलेटेड है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 में किसे दिया गया, यानी हु वाज गिवन द अब्दुल कलाम अवार्ड 2023। तो देखिए ये आपका था डॉक्टर राधा कृष्णन मीनाक्षी सुंदरम को दिया गया था ना। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं। तो याद रखिएगा कि अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 जो भारतीय राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है इस वर्ष यानी 2023 को डॉक्टर राधा कृष्णन मीनाक्षी सुंदरम को प्रदान किया गया ना। वहीं उन्हें यह सम्मान जो है उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया, विशेषकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया गया, तो आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया गया। याद रखिएगा किसे दिया गया, तो वो थे आपके डॉक्टर राधाकृष्णन मीनाक्षी सुंदरम को। वहीं नेक्स्ट टॉपिक आपको याद रखने वाला है कि अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 जो भारतीय राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है इस वर्ष डॉक्टर राधाकृष्णन मीनाक्षी सुंदरम को प्रदान किया गया। वहीं उन्हें यह सम्मान जो है उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया, विशेष रूप से, मतलब ये रिपीटेड हो गया ना यहाँ पे, माफ कीजिएगा, ये तो मैं आपको जस्ट बताई हूँ ना। चलिए इन सारे टॉपिक को आप याद रखिएगा, सारा टॉपिक आपका रिलेवेंट है, इसी से आपका क्वेश्चन जो है वो बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, यानी पीएम स्वनिधि स्कीम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो याद रखिए कि यह आपका जो है वो आपका आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत आती है ना, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आती है। डिटेल्स में बात करते हैं तो आवासीय और शहरी मामलों में मंत्रालय ने सड़क विक्रेता को किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि, जिसे PMSVA निधि कहा गया, लॉन्च की गई ना। वही इस योजना से विभिन्न क्षेत्रों में विक्रेताओं, फेरी वालों, ठेले वालों और कपड़ा परिधान कारीगर उत्पादों, नाई की दुकानों, कपड़े धोने की सेवाओं आदि से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े लोगों को लाभ होगा। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अशोक और ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट वर मेंशन्ड बाय हुम। तो जी हाँ, वो व्यक्ति थे आपके जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है वो इसका इंस्क्रिप्शन जो है वो किया गया। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। तो जेम्स प्रिंसेप पहली बार 1837 ईस्वी में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफल हुए। कब सफल हुए, 1837 को, याद रखिएगा ना। वही सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में ही है। किसकी अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है, तो वह है आपका अशोक सम्राट का ना। उत्तर पश्चिम के कुछ शिलालेख जो है वो आपके खरोष्टी में ही है। साथ ही साथ सम्राट अशोक ने अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में ही लिखे। देखिए क्वेश्चन फिर से आपका रिपीट हो गया यहाँ पर ना। इसका एक और टॉपिक आप याद रखिएगा जो है आपका कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम को किस रूप में जाना जाता है, तो वह है आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक के रूप में जाना जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है। व्हाट इज द एज ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजेज इन इंडिया। तो जी हाँ, वो आपका है 18 वर्ष। इसमें आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है कि यह लोकतांत्रिक समाजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। कौन सा पहलू है, तो वह है आपका मताधिकार ना। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति जो आपके 18 वर्ष या इससे अधिक है, नागरिकों को उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद जो है वो आपका मतदान करने का अधिकार है। देखिए इसमें आप एक टॉपिक को याद रखिएगा कि ये सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का विचार जो है वो समानता के
विचार पर आधारित है। किसके विचार पर आधारित है? तो वह आपके समानता के विचार पर आधारित है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें कहा गया है कि किसी देश में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी संपत्ति हो या ना हो, समुदाय किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके पास एक मत जो है वो हमेशा होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय रेफरी कौन थे, यानी हु वाज द इंडियन रेफरी इन ICC T20 वर्ल्ड कप 2021। तो जी हाँ, वो थे आपके ज्वागल श्रीनाथ। कौन थे? ज्वागल श्रीनाथ थे ना। चलिए इनके बारे में अगर बात करते हैं तो ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 में भारत के ज्वाग श्रीनाथ मैच रेफरी थे ना, याद रखिएगा ना। वहीं इसमें आप कुछ रिलेवेंट कंटेंट देखते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि इस टूर्नामेंट में विनीत मेनन और जयरमन मदन गोपाल अंपायर थे ना, याद रखिएगा। अंपायर कौन थे? तो उसको आपको याद रखना है। वही ऑस्ट्रेलिया ICC पुरुष T20 विश्व कप जो है वो आपका 2021 का विजेता था। याद रखिएगा कि T20 पुरुष विश्व कप का विजेता कौन था? तो वो था आपका ऑस्ट्रेलिया। वहीं T20 वर्ल्ड कप 2021 की शुरुआत जो है वो आपका 17 अक्टूबर को UAE और ओमान में शुरू हुई थी ना। कहाँ हुई थी? UAE और ओमान में शुरू हुई थी। कब हुई थी? तो वो था आपका 17 अक्टूबर को ना। वही नेक्स्ट आपके पास कि फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। इसका फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो वह किसके बीच खेला गया था? तो वह आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था ना। साथ ही इसमें एक और रिलेवेंट टॉपिक है जो आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा पहली बार हुआ था जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2021 जीता था और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मिशेल मार्श T20 वर्ल्ड कप 2021 में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। याद रखिएगा प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे थे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? आर्टिकल्स 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। किससे रिलेटेड है? तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि हर साल सरकार संसद में वार्षिक वित्तीय वितरण पेश करती है जिसे आमतौर पर बजट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बजट के नाम से जाना जाता है ना। वहीं इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत जो है वो हर साल सरकार संसद में वार्षिक वित्तीय वितरण पेश करती है। क्या पेश करती है? वार्षिक वित्तीय वितरण पेश करती है ना, जिसे आमतौर पर बजट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो वह आपका बजट के नाम से जाना जाता है ना। इस वितरण में आने वाले साल के लिए सरकार की अनुमानित आय और खर्च शामिल होते हैं। साथ ही साथ इस वितरण को वित्त मंत्रालय तैयार करती है। याद रखिएगा कौन तैयार करती है? तो वह आपका वित्त मंत्रालय तैयार करती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बाबर किस सूफी संत का समर्थन था? बाबर वाज अ सपोर्टर ऑफ विच सूफी संत? तो जी हाँ, वो जो थे वो आपके संत ख्वाजा अहरार के समर्थक थे ना। वहीं इसमें आप याद रखिएगा कि जहीर उल दीन अरबी में विश्वास का रक्षक यानी इस्लाम का है और मोहम्मद इस्लामी पैगंबर का सम्मान करते हैं ना, इसे आप याद रखिएगा। वहीं बाबर के लिए यह नाम जो है वह आपका सूफी संत ख्वाजा अहरार ने चुना था, जो उनके पिता के यात्यामिक गुरु थे। यहाँ पे गुरु हो गया ना, गुरु थे ना। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि मृणालिनी साराभाई किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? यानी मृणालिनी साराभाई वॉज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ डांस? तो जी हाँ, ये जो थे वो आपके भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध थे ना। वहीं याद रखिएगा कि मृणालिनी साराभाई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफी भी थी ना। साथ ही साथ मृणालिनी साराभाई पद्मश्री जो है वो इनको 1965 दिया गया और पद्म भूषण जो है वो आपका 1992 की प्राप्त करता थी ना। याद रखिएगा ना, दोनों आपको याद रखना है, पद्मश्री कब मिला और पद्म भूषण कब मिला ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया? यानी इन विच ईयर्स ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एडॉप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो जी हाँ, वो समय था आपका 1993 का। कौन सा समय था? 1993 का था ना। अगर बात करते हैं हम लोग कॉलेजियम प्रणाली का, तो कॉलेजियम प्रणाली जो है वो आपका यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है।
न कि संसद के अधिनियम और संविधान के प्रावधान द्वारा, याद रखिएगा। साथ ही साथ इसकी अध्यक्षता जो है वो आपका CJI करते हैं। कौन करते हैं? CJI करते हैं। इसमें अदालत के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ब्रॉड गेज में रेलवे के बीच की दूरी कितनी होती है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन्स इन ब्रॉड गेज? चलिए तो इसका दूरी जो होता है ना, यानी इसका डिस्टेंस जो होता है वो आपका 1.676 मीटर होता है। अगर देखिए इसको फीट में बात करते हैं ना, तो इसकी फीट में जो है वो आपका 5 फीट 6 इंच होता है। साथ ही साथ एक मानक गेट या फिर बोल सकते हैं 1.435 मीटर यानी 4 फीट 8.5 इंच से अधिक चौड़ा कोई भी गेज जो है वो आपका ब्रॉड गेज कहलाता है, याद रखिएगा। ब्रॉड गेज किसे कहते हैं? तो जिसकी अधिकतम चौड़ाई जो है वो आपका 4 फीट 8.5 इंच या फिर 1.435 मीटर होता है, उसे कहते हैं ना। वहीं भारत में निर्मित पहली रेलवे लाइन जो है वो आपका 1853 में बोरी बंदर, अब उसको छत्रपति शिवाजी 2015 मिनस बोलते हैं ना, से ठाणे तक एक ब्रॉड गेज लाइन जो थी वो थी, याद रखिएगा ना। कब का ये बात हो रहा है? तो यह आपका 1853 का जो आपका पहली रेलवे लाइन विकसित हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भारत में ना। और सिर्फ के पूछे गए क्वेश्चन को जो आपका 1 और 3 अक्टूबर में आया था, ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका हूबहू एग्जाम में मैच किया था। इसके साथ हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी स्टडी करेंगे जो आपकी एग्जाम में मैच कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, जो है आपका द लायन शेयर्स का एडियम्स मीनिंग आपको बताया। तो देखिए द लायन शेयर्स का मतलब जो होता है वो काफ़ी बड़ी हिस्सा होता है, दैट मीन्स किसी भी चीज़ का बड़ा पार्ट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका द बिगेस्ट पार्ट हो जाएगा ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द राइट मीनिंग ऑफ ब्रोकन डाउन, यानी कि ब्रोकन डाउन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का टूट जाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन अ वेरी बैड कंडीशन, दैट मीन्स ब्रोकन डाउन ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग वर्ड को सर्च करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर करेक्ट स्पेलिंग वर्ड की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपके पास रेम्बर्समेंट दिया हुआ है। रेम्बर्समेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट रेम्बर्समेंट जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, REIMBURACMENT। आपका रेम्बर्समेंट ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सेलेक्ट द एरर पार्ट इन दिस सेंटेंस। आपके पास इस सेंटेंस से एरर पार्ट को चूज करना है। कैन यू मेक श्योर यू हैव अ करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग। तो देखिए यहाँ पे होना चाहिए कैन यू मेक श्योर यू हैव द करेक्ट एड्रेस ना, यहाँ पे द होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स इसमें एरर पार्ट जो है वो आपका ए है ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वेस्टिक का सिनोनिम्स आपको बताया। देखिए इक्वेस्टिक जो है ना वो आपका सुनने यानी ध्वनि से संबंधित एक वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है ऑडियोलिटी होता है, ऑडरल होता है, एरिकुलर होता है, ऑडियल भी होता है, ऑडियो विजुअल भी होता है, ऑडियल भी होता है, डिस्टिंग्विशेबल भी होता है और ऑडिएबल भी होता है। दैट मीन्स ये सारा ऐसा क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्क्वायर का सिनोनिम्स आपको बताना। देखिए कॉन्क्वायर का मतलब क्या होता है? विजेता यानी जीत हासिल करना होता है, ठीक है। दैट मीन्स इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? वो आपका डिफेट हो जाएगा, बीट हो जाएगा और वैंक्वेश हो जाएगा ना। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर ये सब हो सकता है। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे भी आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड को चयन करना। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका इंडेवियस। इंडेवियस का स्पेलिंग जो होता है वो आपका ENDEAVOUS होता है, इसमें आई नहीं होता है ना, इसलिए आपका सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ जीरो। जीरो का एंटोनिम्स क्या होता है? देखिए जीरो का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। दैट मीन्स इसका एंटोनिम्स जो हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है फैटल सिनोनिम्स। फैटल का सिनोनिम्स बता देखिए। फैटल का मतलब होता है घातक ना, किसी चीज़ का घातक चीज़ होना। तो देखिए इसका सिनोनिम्स जो है वो आपका डेडली हो जाएगा, लेथल हो जाएगा, मोरल हो जाएगा, काउजिंग डेथ हो जाएगा, डेथ डीलिंग हो जाएगा, किलिंग हो जाएगा। वहीं अगर इसका एंटोनिम्स की बात करते हैं तो वो आपका हार्मलेस हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे भी आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड को चयन करना। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड वर्ड जो है वो आपका एमेटियर है, AMATEUR होता है, एमेटियर। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए
अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन, कोई भी चीज़ अगर ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन होता है तो वो आपका मोनोलॉग होता है, ठीक है। देखिए इसमें आपको दो चीज़ और याद रखना है, जैसे अगर इसमें आप याद रखिएगा कि अगर स्पीच की शुरुआत हो रही होगी ना तो यहाँ पे आपका प्रोलॉग होगा ना, और अगर स्पीच की एंड हो रही होगी तो वहाँ पे आपका एपिलॉग होगा, ठीक है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर लाइट विंड फ्रॉम वेस्ट, यानी कि लाइट विंड फ्रॉम वेस्ट का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ जाता है। जी हाँ, तो इसका वन वर्ड आपका हो जाएगा जाइफर, यानी धीरे धीरे किसी चीज़ का बहना ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफिशियंट का एंटोनिम्स आपको बताना। तो देखिए इफिशियंट का एंटोनिम जो है वो आपका इनएफिशिएंट हो जाएगा और डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। वहीं इसका सिनोनिम्स जो है, माफ कीजिएगा यहाँ पे एंटोनिम्स लिखा गया, यहाँ पे सिनोनिम्स होना चाहिए था। इसका सिनोनिम्स आपका वेल ऑर्गेनाइज हो जाएगा, मैथोडिकल हो जाएगा, सिस्टमैटिक हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, वेल प्लान्ड हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा और आपका कोहेरेंट हो जाएगा ना। ये सारा आपके सिनोनिम्स दिए हुए हैं इफिशिएंट, ठीक है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रोहन बिकम्स अ यंगेस्ट हेयर टू द थ्रोन एट द एज ऑफ 7। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इनकरेक्ट वर्ड का चयन करना है। तो इनकरेक्ट वर्ड जो है वो आपका यहाँ पे है, देखिए यंगेस्ट क्या होता है, यंगेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले ऑलवेज द का यूज़ किया जाता है, ना कि ए का, इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और यंगेस्ट हेयर नहीं, यहाँ पे द यंगेस्ट हेयर होना चाहिए था ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड राम डैश हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो देखिए द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड राम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यहाँ पे ऑन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अ वेट ब्लैंकेट का इडियम्स आपको बताना है। तो देखिए अगर हम लोग वेट ब्लैंकेट की बात करते हैं तो इसका मतलब जो होता है वो होता है किसी भी मूवमेंट का खराब होना, दैट मीन्स रैन द सिचुएशन। क्या हो जाएगा, रैन द सिचुएशन हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सक्सेस का सिनोनिम्स बताया। तो देखिए सक्सेस का सिनोनिम्स जो है वो आपका अकॉम्प्लिशमेंट हो जाएगा, अचीवमेंट हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा, बेनिफिट, वूम, गेन, हैप्पीनेस, प्रॉफिट, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी हो जाएगा। वहीं एंटोनिम्स की बात करते हैं तो इसका एंटोनिम्स जो है वो आपका अनसक्सेसफुल हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा, फेलिंग हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा, नो गुड हो जाएगा, इनऑस्पिशियस हो जाएगा, इम्प्रोमिसिंग हो जाएगा, कोलैप्सिंग हो जाएगा और आपका फोल्डिंग हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉम्प्लिसेंट का एंटोनिम्स बताना। तो कॉम्प्लिसेंट का मतलब क्या होता है, तो आपका होता है संतुष्ट ना, दैट मीन्स इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा अनसेटिस्फाइड हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, अनप्रिज्मिंग हो जाएगा, आपका अनप्रिटेंटियस हो जाएगा और डिसकॉन्टेंट हो जाएगा। वहीं अगर इसका सिनोनिम्स की बात करते हैं तो उसका सिनोनिम्स जो है वो आपका कॉन्टेंट हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा और आपका प्लीज हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पुट द स्क्यूज ऑन एडियम्स मीनिंग। इसका एडियम्स मीनिंग क्या होगा, तो जी हाँ इसका एडियम्स मीनिंग जो है वो आपका हो जाएगा टू द फोर्स or the threat of force to make someone or something do what you want, यानी कि किसी से जब जबरदस्ती किसी काम को निकलवाना होता है तो इसके लिए इस एडियम्स का यूज जो है वो किया जाता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग एरर। यहाँ पे भी आपको करेक्ट स्पेलिंग एरर को चूज करना है। तो जी हाँ यहाँ पे आपका करेक्ट स्पेलिंग एरर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना। चलिए वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अ शॉर्ट टेक्स्ट विच इज एडेड एट द एंड ऑफ बुक। तो जस्ट पढ़ते हैं किसी भी टेक्स्ट टाइप बोल सकते हो, स्पीच का एंड जो होता है उसको एपिलॉग बोलते हैं और जब स्टार्टर होता है तो उसको प्रोलॉग बोलते हैं। तो यहाँ पर तो एंड हो रहा है, दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका एपिलॉग ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेड मैन शूज एडियम्स मीनिंग बताया। डेड मैन शूज का मतलब क्या हो गया, मरे हुए आदमी के जूते। अब इसका आपका एडियम्स का मीनिंग जो है वो आपका हो जाएगा टेकिंग ओवर अ जॉब आफ्टर समवन हैज डेड और लेफ्ट। ऑफ्टन व्हेन द पर्सन टेकिंग ओवर इज नॉट द मोस्ट क्वालिफाइड और डिजर्विंग कैंडिडेट ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एरोगेंट का सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। तो देखिए एरोगेंट का सिनोनिम्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एरोगेंट मतलब घमंडी ना। तो इसका सिनोनिम्स जो है वो आपका प्राइड हो जाएगा, हॉटी हो जाएगा, कॉन्सिएटेड हो जाएगा, सेल्फ इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ओपिनेटेड हो जाएगा, इगोइस्टिक हो जाएगा ना।
वहीं इसका एंटोनिम्स की बात करते हैं तो इसका एंटोनिम्स जो है वो आपका हम्बल और मोडेस्ट हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ बर्ड्स का एडियम्स बताना। तो जी हाँ, ग्रुप ऑफ बर्ड्स का एडियम्स जो होता है वो आपका फॉल्क होता है। चलिए हम लोग कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका दिया हुआ है लायर। लायर जो होता है वो आपका अ प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल लिव्स, वाइल्ड एनिमल्स के रहने का जगह होता है। वहीं मेनेजरी किसको बोलते हैं? तो ये आपका अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल केप्ट इन कैपेटिविटी फॉर एग्जीबिशन, यानी कि एग्जीबिशन में जो भी एनिमल्स को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? मेनेजरी बोलते हैं। वहीं हॉट, हॉट का मतलब क्या होता है? हच का मतलब होता है अ बॉक्स और केज फॉर कीपिंग रैबिट्स और अदर स्मॉल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, यानी कि बर्ड्स वगैरह को जो छोटे जीव होते हैं उन सारे जीव को रखा जाता है, उसे बोलते हैं। वहीं बोरो किसको बोलते हैं? तो अ हॉल और टनल डग बाय अ स्मॉल एनिमल स्पेशली अ रैबिट एज अ ड्वेलिंग ना, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोरो बोलते हैं ना। वहीं नेक्स्ट है कैनल। कैनल क्या होता है? तो अ प्लेस ऑफ अ स्मॉल हाउस फॉर डॉग, यानी कि डॉग के हाउस को क्या बोलेंगे? कैनल बोलेंगे ना। और एपेरी का मतलब क्या होता है? अ प्लेस वेयर पीपुल कीप वीज स्पेशली अ कलेक्शन ऑफ हैव्स केप्ट इन प्रोवाइड हनी ना, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे एपेरी बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे स्पेशली छतरा बनाया जाता है मध निकालने के लिए ना, उसे बोलते हैं। यानी बोल सकते हैं तो एक तरह से इसका व्यापार किया जाता है ना, उस जगह को बोलते हैं। वहीं डेन मतलब क्या होता है? तो अ प्लेस वेयर सर्टेन वाइल्ड एनिमल लिव, फॉर एग्जाम्पल लायन। लायन का रहता है? गुफा में रहता है ना, डेन में। तो ये आपका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इंग्लिश ही नहीं बल्कि इंग्लिश के साथ जीके जीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन अभी प्रोवाइड हुआ है, उन सारे क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराने का कोशिश कर रही हूँ। चलिए इंग्लिश का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि हॉटी का सिनोनिम्स बताना है। हॉटी का मतलब जो है वो बेसिकली आपका घमंडी होता है, तो इसका सिनोनिम्स जो है वो आपका प्राइड हो जाएगा, इगोइस्टिक हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा और डिस्पेनफुल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं तो ये आपका मोडेस्ट और पोलाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन जो है वो आपके हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हमेशा 2 क्वेश्चन आ रहा है, सिनोनिम से 2 क्वेश्चन आ रहा है, एंटोनिम से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, सिनोनिम से भी 3 क्वेश्चन ना, स्पेलिंग एरर से आपका 2 क्वेश्चन आ रहा है, प्रीपोजिशन से 2 क्वेश्चन, टेंस से 1 क्वेश्चन, एरर से 2 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से 2 क्वेश्चन और क्लोज टेस्ट से जो है वो आपका 5 क्वेश्चन आया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का जो है कुछ कुछ सिनेरियो बना हुआ है, जो आपका क्वेश्चन जो है वो हर बार रिपीट हो रहा है। अभी तक आपने इन सारे चैप्टर से जो भी चीज़ों को स्टडी किया है उसे और अच्छे से स्ट्रॉन्ग जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं जो आपका हूबहू एग्जाम में आया हुआ है। तो जीके का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर जो है वो आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए अगर हम लोग सोमनाथ मंदिर की बात करते हैं तो सोमनाथ मंदिर जो है ना वो आपका गुजरात राज्य में तो स्थित है ही, लेकिन इससे जो क्वेश्चन है ना आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन आया था, इसलिए आप जितने भी मंदिर और राज्य हैं उन सारे मंदिर और राज्य को अच्छे से स्टडी कर लीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं। केदारनाथ मंदिर जो है वो आपका उत्तराखंड में है, वहीं बद्रीनाथ मंदिर जो है वो आपका उत्तराखंड में है, वैष्णो मंदिर जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है, स्वर्ण मंदिर भी आपका अमृतसर में है, वैष्णो मंदिर आपका वैष्णो देवी मंदिर जो है वो आपका जम्मू में है, और आपका काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो आपका वाराणसी में है, और आपका स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर जो है वो आपका दिल्ली में है, अमरनाथ मंदिर जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है, और दिलवाड़ा मंदिर जो है वो आपका माउंट आबू में है। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से इसमें याद कर लीजिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बाल श्रम या जबरन मजदूरी का निषेध क्या है। तो देखिए बाल श्रम या जबरन मजदूरी का निषेध जो है वो आपका मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जनगणना से है। जनगणना से आपके क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे हर बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। भारत की जनगणना 2011 में लिंग अनुपात कितना था। तो देखिए इस समय लिंग अनुपात जो था ना वो आपका 943 महिलाओं पे 1000 पुरुष थे ना, इस तरह से यहाँ का लिंग अनुपात था ना, कब के अनुसार? 2011 के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जनगणना 2011 के आयुक्त कौन थे, बताइए। तो जी हाँ, आयुक्त आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे टॉपिक जो है वो आपके दिए हुए हैं, और सारे टॉपिक को आपको समझना, उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जनगणना से जो है वो बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में मैच कर रहा है। तो जनगणना से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिकली मैं आपको इसमें बहुत सारे टॉपिक को जो है वो कवर करने का कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे जो भी टॉपिक है ना, उन सारे टॉपिक को आप अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए अगर हम लोग जनगणना 2021 के आयुक्त की बात करते हैं तो वो थे आपके सी चंद्रमौली या फिर चंद्रमौली। आपके आंसर में सिर्फ चंद्रमौली दिया हुआ है, तो सी चंद्रमौली भी इनका पूरा नाम है और चंद्रमौली भी है ना।
चलिए इससे जुड़े हम लोग कुछ तथ्य की बात करते हैं। तो याद रखिएगा कि साल 2011 की जनगणना के लिए सी चंद्रमौली भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त थे। वहीं यह भारत के 15वीं राष्ट्रीय जनगणना था ना। याद रखिएगा कि भारत का 15वीं राष्ट्रीय जनगणना कौन था, तो वो था आपका 2011 का जनगणना ना। यह जनगणना जो है वो आपका 1 मई 2010 को शुरू की गई थी। वहीं भारत में जनगणना से जुड़ी कुछ और बातों को जानते हैं। तो याद रखिएगा कि साल 2011 की जनगणना के लिए जो है वो आपके आंकड़े जो है वो 16 भाषाओं में इकट्ठा की गई थी। कितनी भाषाओं में? 16 भाषाओं में इकट्ठा की गई थी ना। वहीं इस जनगणना में पहली बार बायोमेट्रिक जानकारी जो है वो इकट्ठा की गई थी। आपका सबसे महत्वपूर्ण है ना कि किस जनगणना के दौरान जो है वो आपका बायोमेट्रिक जानकारी इकट्ठा की गई थी, तो वो जनगणना आपका 2011 का था। साल 2011 की जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षक था। वहीं इस जनगणना का आदर्श वाक्य जो था वो हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य था। याद रखिएगा कि इसका आदर्श वाक्य क्या था, तो हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य था। साल 2011 में भारत और बांग्लादेश ने अपनी सीमा के साथ क्षेत्रों की पहली संयुक्त जनगणना जो है वो की थी। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके आज के शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में आज पूछा गया था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि हिमालय के सबसे ऊंची चोटी कौन है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो आपका 8,848.86 मीटर है ना। वहीं यह हिमालय जो है वो आपका पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। याद रखिएगा। इसे नेपाल में सगरमाथा, संस्कृत में देवगिरी और आपका चीनी लोग जो है इसे क्यूमोलंगमा जो है वो कहते हैं। यह तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। क्या है? हिमालय की चोटी है ना। कौन? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 8,848 मीटर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सरहुल महोत्सव जो है वो आपका किस राज्य में प्रचलित होता है। अगर हम सरहुल महोत्सव की बात करते हैं तो सरहुल महोत्सव जो है ना वो आपका मुख्यतः झारखंड में प्रचलित है। चलिए इस तरह के हम लोग और भी त्यौहार को देखते हैं जो आपका कौन कौन से राज्य में प्रचलित है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हॉर्नबिल। हॉर्नबिल जो है वो आपका नागालैंड में प्रसिद्ध है। वहीं विशु जो है वो आपका केरल के लिए प्रसिद्ध है। पुंगोल जो है वो आपका तमिलनाडु का प्रसिद्ध महोत्सव है। और आपका गणेश चतुर्थी जो है वो आपका महाराष्ट्र का महोत्सव है। और उगादि जो है वो आपका कर्नाटका आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही प्रचलित महोत्सव है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका आज की माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो जी हाँ, माई कंट्री माई लाइफ जो है वो आपका लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। चलिए इससे रिलेटेड हम और बहुत सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, मतलब इसमें टॉपिक को देख लेते हैं क्योंकि इस तरह के टॉपिक जो है वो आपके मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए माई थॉट जो है वो आपका इंदिरा गांधी की लिखी हुई एक बहुत ही प्रचलित आत्मकथा है। वहीं एन ऑटोबायोग्राफी जो है वो आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा हुआ है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है वो आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ है। और इंडियन स्ट्रगल जो है वो आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी हुई एक आत्मकथा है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन थे। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति जो थे वो आपके जगदीप धनखड़। कौन थे? जगदीप धनखड़ थे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। तो वो आपका N2O होता है। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं था, यहाँ पे लास्ट में ऑक्साइड था, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ हो सकता है क्योंकि आपका एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नहीं आया था। तो आपका ऑक्साइड से रिलेटेड जितना भी सूत्र होगा ना उन सारे सूत्र को आप अच्छे से स्टडी जरूर कर लीजिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो देखिए प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम जो है वो मुख्य जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था उसके अनुसार आपका पेप्सिन हो जाएगा ना। पेप्सिन जो होता है वो आपका प्रोटीन को तोड़ने वाला एक एंजाइम होता है। इसके अलावा आप इस टॉपिक को जरूर याद रखिएगा कि मानव आमाशय में पाए जाने वाला कुछ एंजाइम जो है वो इस प्रकार से हैं। आपके पेप्सिन होते हैं, रेनिन होते हैं, ट्रिप्सिन होता है, इमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, माल्टोस और सुक्रोज होते हैं ना। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि इंदिरा गांधी नहर से जो है ना वो आपका मुख्य रूप से लाभ जो है वो आपका राजस्थान को हुआ। चलिए डिटेल्स में समझते हैं। तो याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर से मुख्य रूप से जो है वो आपका राजस्थान राज्य को फ़ायदा हुआ। यह नहर जो है वो आपका राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में बहती है। कहाँ बहती है?
तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में बहती है ना। इस नहर से जुड़े कुछ खास बातों को याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे अगर देखिएगा तो इंदिरा गांधी नहर को ना पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो वह आपका इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। वहीं इसका निर्माण जो है वो आपका कृषि गतिविधि को बढ़ाने के लिए किया गया था और यह नहर जो है वो आपका पंजाब के फिरोजपुर के पास सतलुज और व्यास नदी के संगम पर बने हरीके बैराग से शुरू होती है ना, याद रखिएगा। तो ये सारा टॉपिक जो है ना वो आपका बहुत रिलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे टॉपिक को अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी जरूर कीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है ना वो आपके हूबहू एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है जो आज आपका एग्जाम में पूछा गया। तो सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए। जैसे जैसे और क्वेश्चन प्रोवाइड होगा मैं आपको सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करा के आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगी। तो सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स सर्कल रिलेटिव जो भी इस एग्जाम को लिख रहे हैं उन सारे को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। राइट IQ।